नीति में समान रूप से पकड़ रखने वाले रमेश पोखरियाल निशंक की कविता, कहानी, उपन्यास, बाल साहित्य, पर्यटन, तीर्थाटन तथा व्यक्तित्व विकास जैसी अनेक विधाओं पर लगभग 4 दर्जन से अधिक पुस्तकें आ चुकी हैं। साथ ही साथ अनेक पुस्तकों का फ्रेंच, रूसी, जर्मन, अंग्रेजी, नेपाली आदि विदेशी भाषाओं सहित तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, मराठी, संस्कृत आदि भारतीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इनकी रचनाएं देश व विदेश के अनेक विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। अनेक विश्वविद्यालय में इनके साहित्य पर शोध कार्य हुए हैं और हो रहे हैं। उत्कृष्ट साहित्य सृजन के लिए उन्हें देश के 3 राष्ट्रपतियों द्वारा सम्मानित किया गया है। देश विदेश में भारत गौरव, राष्ट्र गौरव, साहित्य भारती, साहित्य सौरभ और साहित्यवेत्ता सम्मान सहित मॉरिशस सरकार द्वारा मॉरिशस सम्मान तथा गोपियो अंतर्राष्ट्रीय असाधारण उपलब्धि सम्मान से विभूषित किया जा चुका है। हिमालय का महाकुंभ नंदा राजरात कृति को राहुल सांस्कृतायन राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये बाह जिंदगी कहानी संग्रह पर चर्चा करने के लिए जो हमारे साथ मेहमान उपस्थित हैं, डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण, डॉक्टर जसपाली चौहान, डॉक्टर ममता कालिया और हमारे साथ आनंद भूषण जी हैं और व्यास मणि त्रिपाठी जी हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मातृभाषा दिवस भी है, तो मातृशक्ति को मेरा प्रणाम और मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं। और आज का जो है संचालन अध्यक्षता जो है गुरु जी को करना था, लेकिन मातृभाषा दिवस पर हमने जो है मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए, मातृशक्ति को ही और मातृभाषा को महत्वपूर्ण समझते हुए हमने जो अध्यक्षता के लिए आज सौंपने का काम किया है, कार्यक्रम को अध्यक्षता के संचालन के लिए जो काम करने का काम किया है वो आज ममता कालिया जी करेंगी। जसपाली मैडम है, तो दोनों लोगों को जो है हम सबसे पहले बुलवाएंगे, फिर जो है गुरु जी से आज जो हम आशीर्वचन लेंगे। बाकी जो हमारे 2 वक्ता हैं, व्यास मणि त्रिपाठी सर और आनंद सिंह जी, बीच बीच में जो है कहानियों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इंद्र ठाकुर सर का बहुत स्वागत है। गुरुजी लगता है कि 5-7 मिनट के लिए जो है विराम पे गए हैं, लौटेंगे। अब कार्यक्रम के संचालन के लिए जो है मैं ममता कालिया मैम को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर उपस्थित हैं। और ये जो वर्चुअल मंच है, यहाँ से गुरुजी भी वापस आ गए हैं और गुरुजी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जी जी जी, बहुत नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ व्यास मणि त्रिपाठी सर है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और सभी लोगों को फिर से मातृभाषा दिवस की शुभकामनाएं। और अब मंच संचालन अध्यक्षता के लिए मैं ममता कालिया मैम को आमंत्रित करता हूं। मैम, इस समय से 4:55 पर जब मैं फिर वापस लौटूंगा तो फिर आप लोगों से ये कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन का हिस्सा अपने हिस्से में लूंगा। तब तक के लिए मंच ममता कालिया मैम को सौंप रहा हूं और उनके साथ अन्य वक्ताओं को। धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है आज ये कार्यक्रम रमेश पोखरियाल निशंक जी की पुस्तक पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है, बाह जिंदगी। और मैं विधिवत इसकी अनुमति देती हूँ कि कार्यक्रम शुरू किया जाए। जी मैम, एक कविता उनकी छोटी सी जो है मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, उसी से कार्यक्रम की शुरुआत की। बाह जिंदगी है और उन्होंने 4 पंक्तियां कभी ट्वीट की थी, वो ट्विटर से मैंने ली है और मैं आपको वही पंक्तियां पढ़ देता हूँ, फिर आप आगे के। ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था। ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था। मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है तो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर लिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा ऊंचों से क्यों। छोटी सी कविता थी, पंक्तियां थी जो उनके ट्विटर हैंडल से ली गई थी। अब मंच संचालन और मंच की अध्यक्षता के लिए आप
ममता कालिया मैम कुछ कहेंगी और उसके बाद गुरुजी का आशीर्वचन होगा। तब तक के लिए मैं विराम ले रहा हूँ, फिर लौटूंगा 4:55 पर। जी जितेंद्र चौहान शुरू कीजिए बेटे। जी, सर्वप्रथम पटल पर उपस्थित सभी विद्वद्गण को मेरा नमस्कार। आज हम डॉक्टर निशंक का रचना संसार कार्यक्रम के तहत पुस्तक वार्ता में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा रचित वह जिंदगी कहानी संग्रह पर परिचर्चा करेंगे। हम गौरवान्वित हैं कि आज हमें सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रीमती ममता कालिया जी, डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी, डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी जी और प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह जी का सानिध्य प्राप्त है। डॉक्टर निशंक के रचना संसार पर पुस्तक वार्ता के लिए परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि निशंक जी के रूप में एक देश की मिट्टी से जुड़े हुए एक ऐसे साहित्यकार को, एक ऐसे राष्ट्रवादी साहित्यकार को जो कि एक सफल राजनीतिज्ञ भी है, उनको हमें पढ़ने का, समझने का जो है सुअवसर प्राप्त है। दरअसल डॉक्टर निशंक की रचना संसार और जीवन सफर, मेरी आवाज आ रही है ना जी? जी हाँ, जी हाँ। निशंक की रचना संसार और जीवन सफर की समझ की आवश्यकता तथा उसके महत्व की उपयोगिता एक विद्यार्थी, एक शोधार्थी, एक साहित्यकार, एक पत्रकार, प्रबुद्धजन एवं राजनीतिज्ञ सभी के लिए आज के परिवेश में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्लीज प्लीज इसको बंद कर लीजिए कंडियाल साहब, प्लीज। सॉरी कंडियाल साहब, आप म्यूट कर दीजिए। तो डॉक्टर निशंक के जीवन सफर की आवश्यकता और उनकी रचना संसार को समझने की और उसके महत्व की उपयोगिता हमारे छात्री, हमारे विद्यार्थी, हमारे साहित्यकार, हमारे पत्रकार और अन्य सभी प्रबुद्ध जनों के लिए बहुत ही महत्व की बात है। यह इसी बात से स्पष्ट हो जाता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अनिरुद्ध जी ने भी कहा कि देश विदेश में डॉक्टर वैश्विक मंच पर वो लगातार सम्मानित भी हो रही है, जो संपूर्ण साहित्य जगत के लिए, विशेषकर हिंदी साहित्य जगत के लिए गौरव की बात है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले डॉक्टर निशंक का संपूर्ण जीवन अनुकरणीय है। यही कारण है कि उनकी देश विदेश में स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। विशेषकर आज का जो हमारा विषय है वो डॉक्टर निशंक के कहानी संग्रह को लेकर है। तो डॉक्टर निशंक जी की कहानियां पाठकों को आम आदमी के दुख दर्द तथा यथार्थ से परिचित कराती हैं। उनके मन में मानव एवं मानवेतर प्राणियों के प्रति कितनी संवेदनशीलता है, इस बात को उनकी कहानियां बखूबी बयान करती हैं। अधिक समय न लेते हुए अब मैं परिचय कराती हूँ। आज की संगोष्ठी में हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में गुरुजी अर्थात डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण का सानिध्य हमें प्राप्त है। सर, आपने साहित्य की सभी विधाओं पर बहुत ही सुंदर लेखन किया है और अभी अभी आप राष्ट्रपति द्वारा अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा की कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में नामित हुए हैं। वैसे आपकी 54-55 जहां तक मेरा अंदाजा है पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। 40 छात्रों को आप पीएचडी करा चुके हैं और 5 छात्रों को आप डीलिट भी करा चुके हैं। सर, आपकी चर्चित रचनाएं हैं, महाकाव्य है आपका वैदुष्यमणि विद्योत्तमा, काव्य संग्रह है आपका अभिनंदन, फिर आपका एक बाल कथा संकलन है सभी धर्म महान, माँ के अपमान का बदला, महाविजय, बाल्य काव्य भी आपने लिखा है नदियों से सीखो
और से सब छोड़ दीजिए बेटे, बस इसको छोड़ गुरुजी, दीजिए। आखिरी पंक्ति गुरुजी, प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में भी आपका लेखन सभी विधाओं में विद्यमान है। और अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि गुरुजी, आपकी शिष्य परंपरा में आपके राष्ट्रहित के संस्कार साक्षात दिखाई देते हैं। आपकी ही तरह आपके शिष्य भी राष्ट्रहित के कार्यों में निरंतर संलग्न रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी को कि मंच पर उपस्थित हों और आज की वार्ता का शुभारंभ अपने शुभ वचनों से करें। डॉक्टर अरुण जी। आज की इस रविवारीय पुस्तक वार्ता में अध्यक्षता कर रही हमारी बहन सुप्रसिद्ध कथाकार ममता कालिया जी। आज आप लोगों को बता रहा हूँ 2010 में आदरणीय रविंद्र जी और ममता जी दोनों के साथ मैं जापान गया था और वहाँ मैंने इन दोनों के व्यक्तित्वों को बहुत निकट से देखा है। ममता जी, आपसे एक क्षमा जरूर मांग रहा हूँ। इन लोगों ने आरंभ में किसी गलतफहमी में इन लोगों ने मुझे अध्यक्ष बना दिया था। मैं तो आपका भाई हूँ, आपकी अध्यक्षता में मैं कुछ कहूँ ये मेरे लिए ज्यादा सुखद है। मैं कभी अध्यक्ष रहा हूँ जब प्रिंसिपल था हिंदी विभाग का, तो मैं ममता जी का भाई हूँ। तो ममता जी के साथ महिला कथाकारों में बहुत कम में दिखता है। मैं आपको चित्रा मुदगल दोनों को ही अपनी बहन के रूप में मानता आया हूँ, आपको नमस्कार कर रहा हूँ। मेरे अनंग प्रकाशन से सत्यभान ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। ममता जी, प्रत्येक रविवार को हम अपने शिक्षा मंत्री के रूप में समाजित, लेकिन माँ सरस्वती के वरद पुत्र डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की किसी एक कृति को लेते हैं और उस पर 1 घंटे की हम चर्चा करते हैं। उनका रचना संसार बड़ा व्यापक है। अब तो शतक बनाने जा रहे हैं वो अपनी रचनाओं का, लेकिन निरंतर लिखते हैं। आज मैं उनकी कहानी संग्रह है वाह जिंदगी, वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। पहली ही कहानी वाह जिंदगी अपने आप में बांध लेती है सबको। मैंने कभी पढ़ा था कि हम दूसरों को तो देखते हैं लेकिन स्वयं को नहीं देख पाते। एक बहुत छोटी सी कहानी मुझे मेरे पिता ने सुनाई थी। वाह जिंदगी की बात करने से पहले मैं वो छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। एक मौलवी साहब थे, उनके पास एक व्यक्ति पहुंचा, बोले मौलवी साहब मैं बड़ा परेशान हूँ। मौलवी ने कहा क्या बात है, क्यों परेशान है? बोले देखिए मैंने कोई गलत काम कभी नहीं किया, कोई पाप कभी नहीं किया, लेकिन गांव के लोग मुझे पापी कहते हैं, मुझे बुरा कहते हैं। बोले इतनी सी परेशानी है तेरी सिर्फ? उसने कहा हुजूर ये इतनी सी परेशानी है, छोटी परेशानी है क्या? मौलवी साहब ने उसे कहा सुन बात सुन, मेरी बात है, मेरी तरफ देख। मैं दुनिया के सारे पाप करता हूँ, सारी बुराइयां मुझ में हूँ, लेकिन उसके बाद भी सारे लोग मेरे आकर सलाम करते हैं, चरण छूते हैं। अरे मैं जानता हूँ कि मैं बदमाश हूँ, मैं जानता हूँ मैं पापी हूँ, मैं जानता हूँ मैं गुनहगार हूँ, लेकिन उसके बाद जब लोग मेरे चरण छूते हैं तो मैं अपनी ही निगाहों में गड़ जाता हूँ। तू कम से कम ये तो जानता है कि तू अच्छा है, तू ये तो जानता है तूने कोई पाप नहीं किया। वह जिंदगी यहीं से शुरू होती है। एक आईएएस है और वो आईएएस अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। जो भी कुछ उसे काम दिया जाता है निष्ठा के साथ पूरा करता है। यहाँ तक कि वो अपने परिवार को भूल गया है, अपनी पत्नी को भूल गया है। उसके लिए सिर्फ उसका काम, उसका कर्तव्य, यही सब कुछ है। अनायास सरकार बदल जाती है, एक दूसरी सरकार आ जाती है और दूसरी सरकार के आते ही उसे इग्नोर किया जाता है। उसकी वो साथी जो कभी उसकी जला करती थे कि ये इतना प्रसिद्धि पा रहा है, इतना, वो सब उसके विरुद्ध हो जाते हैं और एक दिन उसके ऊपर चार्ज लगाकर उसकी जांच बिठा दी जाती है। वो बड़ा अपने घर में आता है और उस दिन बत्ती भी नहीं जलाता, अंधेरे में बैठा रहता है। अचानक उस आवाज आती है परेशान क्यों है? वो पूछता है कि तू कौन है? वो बोले मैं तेरी जिंदगी हूँ। अरे इतनी बड़ी जिंदगी तुझे मिली है लेकिन कभी तूने अपने आप को नहीं देखा, बाहर देखता रहा, तुझे दूसरों की परवाह है। कभी तूने देखा कि तेरी पत्नी क्या चाहती है, क्या करती है, ऐसे तुझसे क्या अपेक्षाएं रखती है? तूने सोचा तेरे बच्चे क्या अपेक्षा रखते हैं? वो कभी तूने नहीं सोचा। तू सोचता रहा दूसरे तुझसे प्रसन्न हो, अपने आप को तूने प्रसन्न करने की कभी कोशिश नहीं की।
और वो जिंदगी जब उससे वार्तालाप करती है और उसके बाद वो चली जाती तो उसकी पत्नी आती है और पत्नी आकर उसे कहती क्या बात, किससे बोल रहे थे? बोले मुझे पता नहीं, लेकिन चलो आज ऐसा करते हैं, एक बाहर चलते हैं कहीं। उसने कहा तो ड्राइवर भी नहीं आया। बोले नहीं मुझे ड्राइविंग आती है, मैं चलता हूँ। और उसके बाद वो कहता देखो बाजार जाएंगे तो भीड़ बहुत है, भीड़ में शायद मैं गाड़ी ना चला सकूं, बहुत दिन हो गए, कहीं ऐसा चलते हैं जहाँ बिल्कुल एकांत हो। और वो एकांत में अपनी पत्नी के साथ जाता है और अपने आप को खोल देता है पत्नी के सामने। और वहां से जब लौटता है तो कहता है कि चलो आज ऐसा करते हैं, बच्चों के लिए कुछ लेकर चलते हैं। और बच्चों के लिए जब कुछ लेकर आता है तो बच्चों को भी लगता है ये आजकल कहाँ हो गया, ये पिता तो कभी हमारे बारे में सोचता ही नहीं था। सोचने के बाद जब वो अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से अपने आप को खोल कर मिलता है, उसे लगता है कि ओह ये जिंदगी तो मैंने आज देखी है। अंत में एकदम देखकर कहता वाह जिंदगी, वाह जिंदगी। तो ये एक छोटा सा संकेत है, छोटा सा संदेश मिलता है वाह जिंदगी में। उसके बाद दूसरी कहानी आप देखेंगे वापसी है। कौन ऐसा घर होगा जहां सास में और बहू में झगड़े ना होते हो? यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। एक महिला है जिसका पति चला गया और वो दूसरों के घर में काम करती है, लेकिन उसी के पोते का जिससे ब्याह होता है वो अपनी दादी को कुछ नहीं मानती, अपनी सास को भी कुछ नहीं मानती और वो झगड़े करने लगती है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो अपने घर चली जाती है और वहां जाकर दहेज का मुकदमा अपनी सास पर और अपनी पति की दादी पर भी करा देती है। और किसी तरह से दादी को तो जेल नहीं होती, लेकिन पति को और सास को दोनों को पुलिस की प्रताड़नाएं सहनी पड़ती हैं। लेकिन एक दिन जब वो उसके घर वाले उसको वही उससे भी ज्यादा खराब व्यवहार करते हैं, सास के नाम होता था, तो लौट कर आती है, लौट कर आकर कहती है आज मुझे पता लगा मेरा घर मेरा था, वहां तो मैं पराई थी, पराए घर से। उसको वापसी कहते हैं। तात्पर्य हम लोग जब तुलना करते हैं अपने जीवन के व्यवहारों की, कैसे हमें क्या मिल रहा है। स्वच्छंद बहू किसी घर में नहीं रह सकती, ना ससुराल में रह सकती है, ना ही अपने घर में रह सकती है। अपने घर से भी चली आई भाभी कैसे स्वीकार करेंगे जब उसके साथ ससुर के साथ नहीं बन रही। तो सब लोग ये एक संदेश देते हैं। एक बहुत बड़ा संदेश उनकी तीसरी कहानी साक्षात्कार में मुझे छू गई, मन से छू गई उनकी कहानी। एक ऐसा उद्दंड लड़का है गाँव का, क्योंकि निशंक जी गांव से आते हैं, इंटरमीडिएट करने के बाद भी पिताजी जमींदार हैं, बहुत बड़ी संपत्ति उसके पास है, उसे कोई चिंता नहीं, लेकिन उसका मन गांव में नहीं लगता। उसके चाचा दिल्ली में हैं, वो दिल्ली में जाता है चाचा के पास, लेकिन वहां भी उसे जमता नहीं और वो देहरादून आ जाता है। देहरादून में उसके एक और रिश्तेदार मंत्री जी के स्टाफ में हैं। वो कहते हैं चिंता ना कीजिए मैं इसकी नौकरी लगवा दूंगा। और मंत्री जी से कहते हैं मंत्री जी ऐसे ऐसे ये मेरा भतीजा है, इसकी अगर कहीं नौकरी लग जाए, इसने इस कंपनी में अप्लाई कर रखा। मंत्री जी कहते हैं चलो उसके एमडी से मेरी बात करा दो। एमडी से बात होती है और अगले दिन उसको साक्षात्कार के लिए बुला लिया जाता है। लेकिन स्थिति देखिए कि वो जब अपनी मोटरसाइकिल पर साक्षात्कार के लिए तैयार होकर जा रहा है तो लाल बत्ती पर उसकी मोटरसाइकिल रुकती है और पीछे से अचानक वो ब्रेक मारता है। पीछे से एक लंबी सी कार उसको थोड़ा सा छू देती है और वो उसके ड्राइवर को, जो बहुत संभ्रांत हैं, उनसे बदतमीजी करता है। इसके बाद वो जैसे ही चलता है तो एक साइकिल पर एक बुढ़िया और एक लड़के को टक्कर मार देता है, वो दोनों गिर जाते हैं। तो वही कार वाले उससे कहते हैं आकर कि भाई सुनो, तुमने टक्कर मारी है, इनको अस्पताल तो ले जाओ। तो बड़ी बदतमीजी से बोलता है कि आपको बहुत दया आ रही हो तो आपके पास कार है, आप ही ले जाओ ना। तो वो ले जाते हैं। लेकिन इसके बाद वो साक्षात्कार के लिए पहुंचता है, उसे लगता है चलो इतनी मुसीबत के बाद भी देर नहीं हुई। और जाकर जो बैठता है उसका जब नंबर आता है तो वहां 3 लोग बैठे हैं जो उसका साक्षात्कार ले रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति उसकी तरफ पीठ किए बैठा है, उसने मुंह पीछे कर रखा। 2 लोग उससे सब पूछते हैं। तीसरी बार जब वो देखता है कि तीसरे कौन है, वो वही व्यक्ति थे जिनसे वो कार में बदतमीजी करके आया था, वही एमडी थे। और वो उससे कहते हैं सुनिए, अगर किसी की सिफारिश से आपको नौकरी लेने की उम्मीद थी तो यहाँ से चले जाइए। आप में शालीनता नहीं है, आप में सभ्यता नहीं है, आप में सहानुभूति नहीं है। आप किसी को जिसको टक्कर मारते हैं उसको अस्पताल ले जाने तक की आप में सहानुभूति नहीं है, आपको हम चयन नहीं करना। जब वो लौट कर आता है उसे लगता है साक्षात्कार तो मेरा आज हुआ है, जिंदगी से साक्षात्कार हुआ है। इस तरह से मैं आपको 3 कहानियां देकर बताना चाहता हूँ कि रमेश पोखरियाल निशंक जिंदगी की उन सच्चाइयों को अपनी कहानियों में रखते हैं
जिन सच्चाइयों को कहीं ना कहीं देख चुके हैं, कहीं ना कहीं भोग चुके हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने सारे शासकीय जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में इन चीजों को देखा है, और देखने के बाद वो कहानियों में अपने पात्रों को चुनते हैं। पिछली बार भी मैंने कहा था कि रमेश पोखरियाल निशंक ऐसे कथाकार हैं, ऐसे कहानीकार हैं जो सड़क पर चलते हुए व्यक्तियों में अपने पात्र ढूंढ लेते हैं। जो किसी अस्पताल में जाते हैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, तो वहां लाइन में खड़े हुए स्त्री पुरुषों में अपने पात्र ढूंढ लेते हैं। वो किसी दफ्तर में जाते हैं तो वहां बैठे लड़कों में अपने पात्र ढूंढ लेते हैं। तो मैं समझता हूं अगर ऐसे कथाकार के हाथ में ये पात्र आ जाते हैं जो जीवंत हमारे चारों तरफ होते हैं और हम उनको नहीं देख पाते, ममता कालिया जी मेरी इस बात का समर्थन करेंगी कि कहानियों के पात्र तो हमारे आसपास बिखरे होते हैं। हमें दृष्टि चाहिए, हमें वो अंतर्दृष्टि चाहिए कि हम उन पात्रों के जीवन में झांक सकें। बात बहुत छोटी सी है कि आदमी सबको देखता है, अपने आप को नहीं देखता। वह जिंदगी का संदेश यही तो है कि दूसरों को प्रसन्न करना चाहता है यह ऑफिसर, अपने परिवार की उसे चिंता ही नहीं, अपनी पत्नी की चिंता नहीं, अपने बच्चों की चिंता नहीं। अरे जिस दिन अपने पत्नी और अपने बच्चों को पहले प्रसन्न कर लेगा उसके बाद तो दुनिया तुझसे खुद प्रसन्न हो जाएगी। तो घर में जब हम प्रसन्नता नहीं ढूंढ सकते, बाहर की प्रसन्नता कैसे काम आएगी। वह जिंदगी का शीर्षक यही बताता है कि जिंदगी तो जिंदगी है, उसको वाह करना सीख लो। जिस दिन जिंदगी को वाह कहना सीख लोगे उस दिन जिंदगी तुम पे मुस्कुराएगी, वरना तो जिंदगी भाई साहब जीवन भर आपको रुलाएगी। आप रोते रहेंगे और कहते रहेंगे क्या जिंदगी है यार, क्या जी रहा हूं मैं। जीना अपने भीतर आता है। और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को मैंने जिस दृष्टि से देखा है, संघर्षों को उन्होंने जिया है, और जिन संघर्षों को निशंक जी ने जिया है उन्हीं संघर्षों को उन्होंने अपनी कहानियों में चित्रित किया है, अपने पात्र बनाए हैं। और जो जीवन से पात्र लेता है ममता जी, हमेशा जीवंत होते हैं। जो की घटनाओं से अपनी कथाओं का सूत्र जोड़ता है इधर से उधर, उसकी कथाएं मन को छूती हैं। तो मन की बात कोई कहने वाला तो हो। हम कहते हैं कविता में हम मन की बात कहते हैं, मैं नहीं मानता। हम कहानी और उपन्यास में भी मन की बात कहते हैं। ममता जी ने अपने यथा नाम तथा गुण अपनी कहानियों में जिस ममत्व को दिया है, जिस आत्मीयता को जिया है, वो उनकी प्रसिद्धि का कारण बनी है। और इसी तरह से आज रमेश पोखरियाल निशंक जी को मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन में संघर्षों को जिया है, कष्टों को जिया है, वो सब उन्होंने अपनी कहानियों में उकेरा है। वह जिंदगी का संदेश यही है। आज हमारी इस 1 घंटे की परिचर्चा में डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी जो बहुत प्रिय है मेरे, अंडमान निकोबार से हमारे साथ हैं, साहित्य अकादमी में वो सदस्य रहे हैं, बहुत लिखते हैं, मैं आशीर्वाद देता हूं उन्हें। आनंद कुमार जी हमारे साथ हैं। मेरी जो संचालन कर रही है जसपाली चौहान, ये दिल्ली के शिक्षा प्रकोष्ठ में बहुत सुंदर काम कर रही है। ये एक महाविद्यालय में प्रोफेसर है, हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर है। और अनिरुद्ध जो हमारा सब इस तरह से मार्गदर्शन करते हैं, और सत्यभान जिसने इस सब का जिम्मा ले रखा है। सब लोगों को मैं अपनी ओर से और निशंक जी की ओर से, और आज तो विशेष रूप से मैं अपनी बहन ममता जी को इसलिए विशेष रूप से स्वागत भी करूंगा, अभिनंदन भी करूंगा कि उन्होंने अपनी जिन ऊंचाइयों को छुआ है, उन ऊंचाइयों को लेकर वे आज हमारे निशंक जी को भी अपनी शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ अध्यक्षता करने के लिए आई हैं। मैं नमस्कार कर रहा हूँ बहन जी आपको, और ये चाहता हूँ कि आज वह जिंदगी की कहानियों में जो भी आपने देखा हो उसे बिल्कुल मस्त होकर कहिए, उसे बिल्कुल स्वतंत्र रूप में स्वच्छंद होकर कहिए, ताकि ये लगे कि निशंक जी जिस तरह से अपने जीवन को कहानियों में ढालते हैं, वो अपने जीवन को भी ढालते हैं, अपनी कठिनाइयों को भी डालते हैं, अपने संघर्षों को भी डालते हैं। पात्र वो जरूर बनाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनमें अपना जीवन डाल देते हैं। और जो कथाकार अपने पात्रों में अपना जीवन डाल सकता है, वही कथाकार जीवन और अपने पात्रों से जुड़ सकता है। और इस दृष्टि से डॉक्टर निशंक को हम निरंतर बधाई देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग हर रविवार उनकी किसी एक कृति पर जब विचार करते हैं तो हमें लगता है कि हम स्वयं में कहानियों को जी रहे हैं। जब तक कहानी संग्रहों पर बात होगी, फिर कविताओं पर होगी, फिर जीवन मूल्यों पर होगी। और मैं ये मानता हूं कि रमेश पोखरियाल निशंक जीवन मूल्यों के चितेरे हैं, हर जगह कहीं ना कहीं जीवन मूल्य लेते हैं। तो एक ही इस कहानी, जितनी इसमें कहानियां हैं, उन सब कहानियों का लबो लुआब अगर कहीं कहेंगे तो कहेंगे अपने अंतस को देखो, स्वयं को देखो। अगर तुमने अपने आप को देख लिया तो फिर इन कहानियों में अपने आप को पाते रहोगे। इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जसपाली,
और अपनी बहन ममता जी का अभिनंदन कर रहा हूँ कि उन्होंने आज हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। जय हो आप। आवाज नहीं आ रही। उनकी आवाज नहीं आ रही अब, जो बाकी लोग बोल रहे। माइक डॉक्टर चौहान जी अनम्यूट कीजिए पहले अपने को। वॉइस म्यूट है आपका, माइक म्यूट है। डॉक्टर चौहान जी अनम्यूट कीजिए माइक। जसपाली चौहान मैम, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए आप। लगता है कि जसपाली चौहान मैम जो है माइक को अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं, तो आनंद जी से निवेदन है कि वो अपना वक्तव्य रख लें तब तक। कोई तकनीकी समस्या हो जाती है कई दफे। अब शायद अनम्यूट हो गई है मैम। सॉरी वो प्रॉब्लम हो गई थी। गुरुजी का बहुत बहुत आभार। गुरुजी, आपने गागर में सागर रख के तहत तीनों कहानियों की चर्चा बड़ी अच्छी की है और सचमुच में डॉक्टर निशंक का रचना संसार बहुत व्यापक है। उनका संपूर्ण लेखन जीवन मूल्यों और सामाजिक अनुभवों पर आधारित है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी जी को। डॉक्टर व्यासमणि, एक छोटी से निवेदन के साथ उपस्थित हुआ हूं मैं। शायद आनंद जी को कोई बहुत जरूरी काम है, तो व्यासमणि त्रिपाठी तरफ से माफी मांगते हुए मैं जो है आनंद जी से थोड़ा आग्रह उनका आया हमारे पास कि उनको थोड़ा सर से पहले थोड़ा समय दिया जाए, तो अगर इस पर विचार करें मंच, तो आनंद जी को बोलने का मौका दे देते हैं हम सर से पहले। सर से आपसे ही इजाजत चाह रहा हूँ सर पहले, और मंच के अध्यक्ष मैम से। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर आनंद जी को पहले बुलवा देते हैं, अगर मुझे भी इजाजत चाहिएगी, लेकिन सर से डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी जी मुझे इजाजत दे रहे हैं ना? नहीं हो गई, कोई दिक्कत नहीं, व्यासमणि मना नहीं करेंगे। ठीक है जी, नमस्कार। नहीं करेंगे। बहुत छोटा सा परिचय मैं उनका देती हूँ। डॉक्टर आनंद कुमार जी उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल में प्रोफेसर के पद पर सुशोभित हैं। आप आलोचक और कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। नर्मदा नदी पर आपकी प्रकाशित काव्य पुस्तक सौंदर्य जल में नर्मदा बहुत चर्चित है। लेखन के साथ साथ आपने संपादन का कार्य भी बखूबी किया है। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति मंत्रालय द्वारा राम वन पथ गमन दल के सदस्य के रूप में आपने 2009-10 में वन गमन पथ की खोज की है। विश्व हिंदी साहित्य परिषद के सौजन्य से अनेक विदेशों में यात्राएं भी की हैं और अनेक साहित्यिक सम्मानों से भी आप नवाजे गए हैं। ऐसे डॉक्टर आनंद कुमार सिंह को मैं आमंत्रित करती हूँ कि अब मंच पर आए और अपनी बात रखें। डॉक्टर आनंद कुमार जी, स्वागत है आनंद जी का। डॉक्टर आनंद कुमार जी। जी प्रणाम सर। ये जी बहुत नमस्कार। डॉक्टर निशंक के रचना संसार पर केंद्रित यह आयोजित गोष्ठी है और उसमें उनकी कहानी संग्रह वाह जिंदगी का आयोजन, पुस्तक वार्ता का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं हमारे समय की प्रख्यात कथाकार ममता कालिया जी। मैडम को प्रणाम करता हूं मैं। और आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी सर प्रणाम करता हूं मैं आपको। हम लोग यूजीसी और यूपीएससी में आपके अध्यक्षता में काम कर चुके हैं, आपको संभवतः स्मरण हो। डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी जी और कार्यक्रम का संचालन कर रही थी डॉक्टर जसपाली चौहान मैडम और अनिरुद्ध जी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लगभग 4:30 हो रहे हैं, 10 मिनट का समय लूंगा मैं। ये समय गद्य का समय है और
गद्य को निराला जी ने कहा कि ये जीवन संग्राम की भाषा है। मनो आवाज नहीं आ रही। और कथा के केंद्र आवाज में, नहीं आ रही इनकी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आई, आनंद जी अब आई, व्यवधान अब आई, ठीक कर अब आई। दीजिए। अब आई है। हेलो, जी अब आवाज आई है। आवाज आ रही है? जी जी आ जी रही अब आ है। रही है। हेलो, अब आ रही है। जी आ रही है आपकी आवाज। आवाज नहीं आ रही है? आनंद जी कहिए, अब आवाज आ आ रही रही है। है आनंद जी, जी जी, जी आ आवाज आ रही रही है, है? आ रही है। आ रही है। जी प्रणाम सर। हाँ, जी जी, हाँ जी बिल्कुल आ रही है। मैं ये कह रहा था। जी जी जी, धन्यवाद। आप सब लोगों का सादर, जी जी, आप सब लोगों का सादर वंदन करता हूँ। सर जी जी सर जी, मैं ये कहना चाह रहा था, हम आज का समय दरअसल कथा का ही समय है। गद्य को स्वयं निराला जी ने जीवन संग्राम की भाषा कहा था। डॉक्टर निशंक का जो यह रचना संसार है, जिसके क्रम में आप लोग हर रविवार को एक कृति पर समीक्षा करते हैं, पुस्तक चर्चा करते हैं, यह स्वागत योग्य बात है। आज वाह जिंदगी कहानी संग्रह पर जो चर्चा करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं, डॉक्टर योगेंद्र नाथ शर्मा अरुण जी ने बहुत गहराई से अनेक कहानियों की चर्चा की और बहुत खूबसूरती से कुछ कहानियों का उन्होंने सार भी प्रस्तुत किया और कहा कि रमेश पोखरियाल जी की कहानियों में दरअसल जीवन मूल्य हैं, जीवन मूल्य उनके केंद्र में है। उन जीवन मूल्यों को लेकर ही ये कहानियां बुनी गई हैं। मैं कई बार जब मेरे पास ये आग्रह इस तरह का सामने आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि निरंतर लिखना भी एक बहुत बड़ा काम है। एक समय था कि राजनीतिक लोग, कवि थे, इतिहासकार थे, साहित्यकार थे, संसद के दोनों सदनों में देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते रहे। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे निशंक जी कविता, कहानी आदि तमाम साहित्य विधाओं में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। दरअसल मुझे लगता है कि जो भाषा के सौंदर्य को चित्रित नहीं करता या भाषा के सौंदर्य से अछूता है, वह कहीं ना कहीं जीवन के सौंदर्य से भी अछूता होता है। डॉक्टर निशंक की इन कहानियों को, जो ये इस संग्रह में 20 कहानियां हैं, 20 कहानियों में अधिकांश कहानियों में मुझे जिंदगी को एक नए ढंग से खोलने का गुर समझ में आया कि वो इन कहानियों में उसे खोलना चाहते हैं, उसके भीतर के आनंद भाव को रेखांकित करना चाहते हैं। इसीलिए इस संग्रह का नाम भी वाह जिंदगी उन्होंने रखा है। जो पहली ही कहानी है जिस पर विस्तार से चर्चा अरुण जी ने की, उस कहानी में ही जिंदगी को एक नए ढंग से देखने का आग्रह है। जीवन के भीतर कोई ना कोई आनंद छुपा हुआ है जो हमारे रूटीन में ध्वस्त होता चला जा रहा है और डिके कर रहा है। जो हमारा जो वजूद है वो बासी होता जा रहा है। उस बासी होते चाहते वजूद को कैसे हम रिन्यू करें, कैसे हम नवीकृत करें, कैसे उसके नए डायमेंशंस को एक्सप्लोर करें, इसके इर्द गिर्द वो कहानी वाह जिंदगी बुनी गई है। उसकी डिटेल्स में मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम है। कहीं ना कहीं यह एक स्वगत या आत्मचेतन संवाद जैसा है और इसमें एक तरह का ऑटो सजेशन है, एक तरह की थेरेपी है। ये ऑटो सजेशन एक तरह की थेरेपी की तरह है जो अवसाद ग्रस्त मन को, डिप्रेशन में आए हुए मन को जीवन के उन स्पंदनों से जोड़ती है जो हमें जीवन देते हैं, हमें प्राणवंत बनाते हैं, ऊर्जास्वित करते हैं। तो ये कहानी इस चेतना के इर्द गिर्द बुनी गई कहानी है। वापसी कहानी भी इस तरह की कहानी मुझे लगी जिसमें सोशल गेज जो सामाजिक दृष्टि है उसके परिप्रेक्ष्य में स्थितियों को पलटाने की कोशिश की गई है। दाम्पत्य जीवन की दरारों को लेकर हिंदी में बने अनेक कहानियां लिखी गई हैं और उनके तकरारों से पैदा होने वाली मनोभूमियों की चर्चा भी कई कहानियों में होती है। इस विषय पर अनेक कहानियां लिखी गई हैं, लेकिन जो फोकलाइजेशन का पॉइंट है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहानीकार में थोड़ी सी एक जल्दीबाजी है कि वह जीवन मूल्यों को चित्रित करते हुए पात्रों की जटिलताओं पर रुक जाते हैं। अगर मुझे लगता है कि उनका राजनीतिक जीवन उनको उतना संभवतः अवकाश न देता हो कि वो कहानियों में अपने पात्रों और चरित्रों के ग्रोथ को, उनके विकास को और इंटेंसिटी से जितना ठहर कर रचा जा सकता था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहानी निष्पत्ति की ओर जल्दी बढ़ जाती है
उसका फोकलाइजेशन पॉइंट कहीं ना कहीं बिल्कुल केंद्रित होने से थोड़ा सा बचता है, क्योंकि जटिलता में से एक रास्ता निकल जाता है। वो जरूरी नहीं कि वो सीधे हस्तक्षेप से हम चरित्रों को उभार दें, कहानीकार जटिल बिंदुओं पर थोड़ा ठहरते तो और अच्छा होता। हम कई बार इन कहानियों के तेवर को देखते हुए मुझे लगता है कि ये कहानियां दरअसल बोध कथाओं की तरह कई बार हैं, जैसे जातक कथाएं हैं या कथा सरिसागर की कथाएं हैं। एक प्राचीन जो हमारी भारतीय परंपरा कथा की रही है, जिसमें कई बार नीति कथाएं हैं, सांसारिक जीवन की असारता का बोध करने वाली कथाएं हैं। ये जो जीवन मूल्यों कैप्सूल की तरह जैसे हमारे सामने रखती हों, जैसे साक्षात्कार कहानी को लीजिए, ये ऐसा लगता है कि जैसे उपनिषदों की कथा की तरह है, जिसमें ज्ञान कोई बाहरी वस्तु नहीं है, जब तक वह आचरण में ढल नहीं जाता है तब तक वह हमारा ज्ञान नहीं बनता। जैसे वो जिसमें एक गुरु अपने 2 शिष्यों को एक चिड़िया को देता है कि इसको ले जाओ और 1 साल बाद लेकर आओ और इसको एक जगह ऐसी जगह पर ले जा करके मारना जहाँ कोई ना देखा है। तो एक शिष्य उसको अंधेरे में ले जाकर मार देता है, उसे लगता है उसे कोई नहीं देख रहा है, और दूसरा शिष्य उसको ले जाकर उस चिड़िया से परिचित इतना हो जाता है कि वह चिड़िया कभी उसके सिर पर कभी उसके कंधे पर घूमती है। और 1 साल बाद जब दोनों लौटते हैं तो गुरु कहता है कि असली शिक्षा वही है जिसमें हम ऑर्गेनिक यूनिटी बनाते हैं, एक सावयविक संबंध बनाते हैं। तो रमेश पोखरियाल जी की इन कहानियों में, इन सभी कहानियों में, चाहे वो वक्त की ठोकर हो, बसंतो हो, आस्था जीत गई है, ठौर, टेढ़े मेढ़े रास्ते, नई आशा, फिर जीवन जीने के लिए, सभी कहानियों में मुझे ये बात बहुत मार्के की लगी कि वो जीवन के अमृत रसायन बिंदु को कहीं ना कहीं खोजते हैं। अब जिस चरित्रों की जटिलताओं से या परिस्थितियों मनस्थितियों की जटिलताओं से विन्यस्त करते हुए धीरे धीरे जो ले जाने की एक सलाहियत होती है, अथवा कि कहें हम एक साहित्यिक धैर्य, उतनी जटिलता की ओर जाने से या मना करता हो, अथवा वह कहानी विधा से इस तरह की उम्मीद रखते हो जहाँ एक छोटे से कलेवर में हम थोड़े से चरित्र, थोड़ी सी स्थितियां, थोड़े से संवाद और उसका सार कहीं ना कहीं हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। उनकी कहानियों में आप अक्सर देखेंगे हमेशा एक संयोग पैदा होते हैं। वापसी कहानी भी देखते संयोग है, अनेक परिवारों में अक्सर ये होती हैं चीजें, लेकिन सबके पास ये सुखद संयोग नहीं होते कि वो बहुएं इस तरह से अपने पति को लेकर लौटी। साक्षात्कार कहानी वो नाटकीयता है, उसमें घनी नाटकीयता है, लेकिन एक कहानीकार उसमें अब इसमें चरित्र का विकास का मौका नहीं मिलता। वह परिस्थितियों को नाटकीयता से कहानीकार एक मोड़ देता है, और साक्षात्कार के मनोहर में कोई चरित्रगत परिवर्तन नहीं दिखाई देता। यानी केवल उसे सीख मिलती है कि जीवन के व्यावहारिक पक्ष जिसको हम सफलता कहते हैं, उसके लिए मानदंड ये बनना चाहिए कि हम अधूरे, अब कह सकते हैं कि हमारे देश की ये व्यवस्था है, अधूरी डेमोक्रेसी की व्यवस्था है कि लोकतंत्र के सिफारिशी घोड़े पर ही चीजें सवार होकर चलती हैं। उस कैरेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मनोहर बढ़ता नहीं है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन परिस्थितियों का इस तरह से ताना बाना बुना गया है जिसमें वो परिस्थितियां ही उभर करके अपना उद्देश्य प्रकट करती हैं, कहानी के चरित्र में वो सृष्टि नहीं बनती। इसी तरह से रद्दी वाला है, ये कहानी बड़ी सुंदर बड़ दिशा में बढ़ी, ये भी कहानी नाटकीय है, लेकिन जल्दबाजी में कहानीकार स्थितियों का सरलीकरण कर देता है जिससे चरित्रों की रचना नहीं हो पाती। हम घटनाओं के उत्थान पतन पर केंद्रित हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता कि संयोग घटित नहीं होते, हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में इस तरह के संयोग घटित होते हैं। और बड़े कहानीकारों की कहानियों में भी, उपन्यासों में भी अनेकानेक जगहों पर संयोग हैं, उनसे परहेज नहीं किया है कहानीकारों ने। लेकिन चरित्र सृष्टि के लिए, चरित्र कैरेक्टराइजेशन के लिए जो जटिल और महीन बुनावट करनी पड़ती है, जिसको हम कहानी की कला कहते हैं, और उसकी आत्मा वहां रहा करती है, तो इन सुखद संयोगों के कारण वो नाटकीय द्वारा उस जटिलता को उभरने से पहले ही वो कुछ ऐसी लेखकीय छूट दे देते हैं जिससे कहानी मनोवांछित जगह पर पहुंच जाती है। बहुत सुंदर। तो वो इसी तरह से साक्षात दर्शन कहानी है, ये चित्रों में वो विकास की प्रक्रिया कहीं ना कहीं रुक जाती है। इस कहानी भी भावनात्मक संवेग की कहानी है, लेकिन अनेकानेक जगहों पर इस तरह के चमत्कार घटित होते हैं। अब इस संग्रह में है जयदीप के अचेतन में कोई जो श्रद्धा है उसे बदल रही हो। श्रद्धा का भी एक निर्माण परक क्रिएटिव रोल होता है, और वो चोरी करने वाला वह पात्र जयदीप किस तरह से
भगवान शिव का वो एक मानसिक दर्शन करता है। और आवाज नहीं आ रही। लगता है आनंद जी की तकनीकी दिक्कत आ रही है। और लेकिन बहुत अच्छा आलेख है आनंद जी का, बहुत जी का जो जीवन है होने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन हमें समय का भी ध्यान रखना है कि कार्यक्रम की एक के विरोधाभासों का समय सीमा है। तो आनंद सर से और एक आग्रह है कि वो अधबने छूते हैं, लेकिन प्रयास जो है बहुत गहरा है। इसी तरह भाग्य चक्र कहानी है, बसंतो कहानी है। जी मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। आनंद कुमार जी बहुत अच्छा आपने कहा, बहुत अच्छा कहा आपने। चाहे बसंतो हो कहानी, आस्था जीत गई, ठौर कहानी इस संग्रह की सबसे अच्छी कहानी जान पड़ी। टेढ़े मेढ़े रास्ते, नई आशा, फिर जीवन जीने के लिए, ये सारी कहानियां बहुत अच्छी कहानियां हैं जिनमें भाषा बड़ी सुंदर है। निशंक जी पर्वती जीवन का सुंदर वर्णन करते हैं। सुबह और शाम के वर्णन, पहाड़ी सौंदर्य की विविध छटाएं हैं, बिजली, वर्षा, धूप और रात के वर्णन, परिस्थितियों के वर्णन, चौराहों के वर्णन, चिल्लपों, जाम, सड़क दुर्घटनाएं, भीड़, इनके वर्णन ये बड़े गहरे हैं। मनोभावों के वर्णन कम है, किसानी जीवन के वर्णन कम है, लेकिन जो प्रेरणा है वो कहानियों में जबरदस्त है। इंटेंसिटी है, वहां रोजगार की तलाश है, सामाजिक विडंबनाओं के चित्रण है, विधवा औरतों पर लोगों की दृष्टि है। रोमांस कम है, लेकिन संयोग थोड़े से अधिक उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। मुझे लगता है कि ये प्रारंभिक कहानियां भी हो सकती हैं और प्रौढ़ता की ओर धीरे धीरे प्रस्थान कर गई। आगे की कहानियां, टेढ़े मेढ़े रास्ते, नई आशा, ये सब कहानियां प्रौढ़ कहानियां हैं। कुछ कमजोर कहानियां भी संग्रह में है, लेकिन प्रौढ़ कहानियां भी इसमें मौजूद हैं। मुझे लगता है कि कोई भी संग्रह यदि एक भी कहानी इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस की कहानी से भी एक लेखकीय जो अमरता होती है एक रचनाकार की, लेखक के बचने की, क्योंकि साहित्य में जगह बड़ी संकुचित है, उस संकुचित कम जगह में अपने लिए स्पेस पैदा कर लेना जो निशंक जी ने पैदा कर लिया है, जिसकी वजह से हम चर्चा कर पा रहे हैं। तो मैं अपने हृदय से बधाई देता हूँ, आत्मीय बधाई देता हूँ, क्योंकि सृजन यात्रा जारी रहे, इस तरह की चर्चाएं होती रहें। और सबसे सुखद बात यह है कि इन कहानियों की चर्चा एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के समक्ष हो रही है, अध्यक्ष जिसकी आंख है उन कहानियों पर, जो हमारे समय की बेहतरीन कथाकार ममता कालिया जी मौजूद हैं, उनके समक्ष कहानियों पर चर्चा हो रही है। इससे तो बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। ये वर्ष प्रतिवर्ष अभिज्ञा प्रत्यभिज्ञा की बात हो गई, एक प्रत्यभिज्ञान भी होता चल रहा है कि एक रचनाकार ने, जो एक राजनीतिक व्यक्ति है, उसने जो अपनी भाव संपदा उड़ेली है, विचार संपदा उड़ेली है, हमारे रचनाकार, हमारे जमाने के बड़े रचनाकार उसको किस आंख से देखते हैं, उनकी दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण होगी। हम लोग पाठक हैं और हमने अपना पाठकीय वक्तव्य प्रस्तुत करने का जो ये अवसर मुझे मिला, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ अनुभव करता हूँ। बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह। आपने अपनी चर्चा में एक सूत्र वाक्य हमें दे दिया कि निशंक जी की कहानियां जीवन को नए सिरे से, नए तरीके से देखने का आग्रह करती है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत संक्षेप में परिचय देती हूँ। सर, आप जवाहरलाल नेहरू राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पोर्ट ब्लेयर अंडमान में प्रोफेसर हैं। साहित्य अकादमी दिल्ली के परामर्श मंडल के भी सदस्य रह चुके हैं। पांडिचेरी विश्वविद्यालय में हिंदी बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य हैं। अंडमान की राज्य पुस्तकालय के नामित सदस्य भी हैं। देश की प्रमुख पत्रिकाओं में सैकड़ों लेख, कहानियां, कविताएं आपके छप चुके हैं। 25 से भी अधिक अलग अलग विषयों पर आपकी पुस्तकें भी प्रकाशित हो सकती है। अति संक्षिप्त आपके परिचय के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप मंच पर आए और अपनी बात रखें। व्यासमणि, सर म्यूट है आप, सर अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। डॉक्टर मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सर अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? सर आ रही है, आवाज आपकी आ रही है, आ रही है ना? कर दीजिए जी। हाँ गुरुदेव, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम भाई, प्रणाम। हाँ, आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली प्रख्यात कथा लेखिका ममता कालिया जी को भी मेरा प्रणाम है, और कार्यक्रम की संचालक जसपाली चौहान जी को भी नमस्कार, प्रणाम। डॉक्टर अनिरुद्ध जी, प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह जी को भी हमारा अभिनंदन, प्रणाम।
और सत्यभान सिंह जी को भी, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। जाहिर है अब मेरे लिए यह समस्या हो गई है कि मैं किस पर बोलूं। मेरी स्थिति वह हो गई है जैसे वनगमन के समय राम जा रहे हैं और उनके पीछे सीता हैं और सीता के पीछे लक्ष्मण हैं। राम के चरण पर जो चिन्ह बन रहे हैं, उस पर चिन्ह पर सीता अपने कदम नहीं रख सकती क्योंकि वहां मर्यादा का हनन होगा। फिर लक्ष्मण सोचते हैं कि जिस पद चिन्ह पर राम, जो पद चिन्ह राम का है और जो पद चिन्ह सीता का है, उस पर मैं अपने चरण कैसे रखूं, तो क्या मुझे किस तरह चलना होगा। तो जो संकट, जो समस्या लक्ष्मण के लिए थी, वही समस्या मेरे लिए भी है, क्योंकि आदरणीय गुरुदेव ने बहुत सारी बातें संक्षेप में उनकी कहानियों के संदर्भ में बताई और प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह जी ने उसका सम्यक विश्लेषण किया। तो मैं अब संकट में हूं कि मैं क्या बोलूं। बहरहाल मुझे बहुत प्रसन्न जी। कोई संकट नहीं है व्यासमणि, आप व्यास भी हैं और मणि भी हैं जी, बस आपका आशीर्वाद गुरुदेव। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि देखिए, साहित्य और राजनीति की साधना के पथ भिन्न हैं, लेकिन ये साहित्य और राजनीति में उत्कर्ष पर पहुंच जाना यह प्रतिभावान व्यक्ति से ही संभव है। और हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर रमेश कुमार पोखरियाल निशंक जी जो इस उत्कर्ष पर पहुंचे हुए हैं, तो वह प्रातिभ चेतना है, वह प्रतिभा है जो उनको पूर्व संस्कारों से प्राप्त हुई है, जिसके कारण वे गद्य और पद्य दोनों विधाओं में अपने शिखर पर हैं, उत्कर्ष पर हैं और राजनीति में भी उत्कर्ष पर हैं। तो ये बड़ी बात है और हम लोगों के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। उनके दर्जनों उपन्यास, दर्जनों कहानी संग्रह, दर्जनों कविता संग्रह, यात्रा वृत्तांत, पर्यटन आदि पुस्तकों का प्रकाशन, मुझे आश्चर्य लगता है कि वो लिखते कब हैं, क्योंकि राजनीति की भी साधना करनी है और साहित्य की साधना करनी है। तो ये तो बिरला ही कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है जिस पर साक्षात सरस्वती की कृपा हो, वाणी की कृपा हो, वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो मुझे मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूं, धन्यवाद देता हूं और प्रशंसा करता हूं उनकी कि वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बहरहाल आज जो चर्चा का विषय है वाह जिंदगी, इसके संदर्भ में गुरुदेव ने भी बहुत अच्छी बात कही है और प्रोफेसर आनंद प्रकाश जी ने भी उसको विश्लेषित व्याख्यायित किया है। मैं इसको दो छोरों में देखना चाहता हूं। एक तो यह वाह जिंदगी और फिर जीवन जीने के लिए, ये कहानी प्रारंभ में है और एक कहानी अंत में है। आप इन दोनों कहानियों की व्याख्या कीजिए और फिर इस पूरे संग्रह का सार तत्व आपको मिल जाएगा। फिर जीवन जीने के लिए और वाह जिंदगी, इन दोनों कहानियों का जब मैं विश्लेषण करता हूं तो मुझे लगता है कि इसमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की कामना है। अंधेरा दोनों कहानियों में है। आप वाह जिंदगी में भी अंधेरा देखेंगे और फिर जीवन जीने के लिए में भी अंधेरा है। और अंधेरा उदासी और अज्ञानता का भी प्रतीक है, लेकिन वहां पर कर्मशीलता है, कर्मठता है, कर्म कौशल है, लेकिन उन दोनों में अंधेरा है। और मैं ये मानता हूं कि यह जो अंधेरा है वह जैसे राम की शक्ति पूजा में राम के समक्ष भी जो अंधेरा खड़ा हो गया था कि है अमानिशा उगलता गगन घर अंधकार, और फिर है खोरहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार, खोरहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार, है अमानिशा उगलता गगन घर अंधकार। तो आप देखें कि फिर जीवन जीने के लिए भी जो गजेंद्र नामक पात्र है वह भी अंधेरे में आ जाता है, लेकिन वह विकल्प चुनता है कि मुझे जीना है। क्योंकि कहानी के अंत में सूत्र वाक्य आता है कि जीना भी कठिन है, मरना भी कठिन है, तो जीवन जीना ही बेहतर विकल्प है। और जीवन जीना बेहतर विकल्प है, यानी मैं ये कहना चाहूंगा कि रमेश पोखरियाल निशंक जी जिजीविषा के कथाकार हैं, जीने की इच्छा के कथाकार हैं। संघर्ष तो कठिनाइयां आती हैं जीवन में, समस्याएं आती हैं, लेकिन उन समस्याओं से मुंह मोड़ना उचित नहीं है, बल्कि उनसे संघर्ष करना है, जीवन जीना है।
और मैं वाह जिंदगी की सभी कहानियों पर जब मैंने अपनी नजर डाली, मैंने उसको जब पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई भी पात्र ऐसा नहीं है। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? जी अच्छी तरह। मेरी आवाज तो आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि सभी कहानियों में पात्र संघर्ष करते हैं, लेकिन अंत में वो निराश नहीं होते, वो जीवन को जीते हैं। और अधिकांश कहानियां सुखांत कहानियां हैं, और सुखांत कहानियां हमें अपने भारतीय परंपरा से जोड़ती है। अपनी परंपरा, ये जो त्रासदी वाली परंपरा है वह हमारी परंपरा नहीं है। हम कालिदास, भास, भारवी, माघ, वाल्मीकि के वंशज हैं और हम उनके पद चिन्हों पर चलने वाले रचनाकार हैं। हमें आशा की किरण दिखाई देती है, और आशा की किरण जब हमें दिखाई देगी तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखकर होगा। और कहानी जो वाह जिंदगी कहा जाता है कि जिंदगी बहुत अच्छी है, ये सूत्र वाक्य में निशंक जी लिखते हैं, जिंदगी बहुत अच्छी है, उसे जीने का तरीका आना चाहिए। ये सूत्र वाक्य वो बोलते हैं। तो जीवन जीने का तरीका आना चाहिए, और अंधकार से प्रकाश की ओर, जिजीविषा की ओर कथाकार आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी बात है। कहानियों की अन्य समीक्षा हो चुकी, जैसे वापसी कहानी की चर्चा हमारे गुरुदेव ने भी की, और वापसी कहानी की चर्चा हमारे प्रोफेसर आनंद सिंह जी ने भी की। मैं दो कहानियों को इसमें लेना चाहता हूं, वापसी, नई आशा, और बसंतों को भी आप जोड़ लीजिए। तो मुझे में ये दिखाई देता है कि एक स्त्री विमर्श रचता है कथाकार ने स्त्री विमर्श रचा है, लेकिन आज का स्त्री विमर्श नहीं, जिसमें स्वच्छंद आचरण, देह की उन्मुक्तता वाला आचरण नहीं है। जो स्त्री विमर्श हमारे माननीय पोखरियाल जी रचते हैं, वह स्त्री विमर्श इस रूप में आप देखें कि हमारा परिवार किस तरह संगठित रहे, हमारे सास ससुर हमारे किस तरह से सुखी रहें, किस तरह हम आदर्श और मर्यादा की रक्षा कर सकें, आप इन तीनों कहानियों में देखेंगे। वापसी में अनुभा जो है अपने मायके चली जाती है। वो आरंभ बीच में, कहानी के बीच में आपने देखा होगा कि वह उसमें थोड़ी उच्छृंखलता आती है, स्वच्छंदता आती है। हो सकता है कि वह आज के जो स्त्रीवादी दृष्टिकोण है, उन दृष्टिकोणों को लेकर के अनुभा चल रही हो, लेकिन बाद में जब वो संघर्ष पथ पर आती है और उसे लगता है कि स्त्री अकेली निरापद नहीं है, पोखरियाल जी ने इसका संकेत किया है कि स्त्री अकेली निरापद नहीं है, उसके सामने समस्याएं आती हैं। अनुभा अपने सहेली के भाई के द्वारा छेड़ी जाती है। आप कल्पना करें कि नई आशा में भी जो आशा है वह भी अपने गांव के दो युवकों द्वारा छेड़ी जाती है। तो नई आशा की वह आशा भी यह सोचती है कि कुछ भी हो जाए, कितनी भी स्वतंत्रता हो जाए, लेकिन स्त्री निरापद नहीं है, उसे अपने घर परिवार में अपने पति के साथ, अपने सास ससुर के साथ जुड़ करके रहना है। तो मैं इन दोनों स्त्री विमर्श की दृष्टि से देखता हूं, परंपरा की दृष्टि से देखता हूं, मर्यादा की दृष्टि से देखता हूं। बसंतों कहानी में भी आप देखें तो स्त्री विमर्श को आप ले सकते हैं कि वह प्रधान बन जाती है बसंतों, लेकिन प्रधान बनने के बाद वह जगदीश के हाथ की कठपुतली नहीं बनती है। 6 महीने तक वो तो उनके अनुसार करती है जो वो चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव जितवाया हुआ है और चुनाव में सारे खर्चे उनके लगे हैं, तो वो अपना खर्चा निकालना चाहते हैं जगदीश। लेकिन जब वो संभलती है तो उनको जेल भिजवा कर छोड़ती है। यह एक आदर्श कथाकार ने रचा है, और मैं समझता हूं कि ये जो प्रधान पतियों के दृश्य हैं हमारे समाज में कि वो स्त्री प्रधान है और पति उसका किस तरह सत्ता का दुरुपयोग करता है, उस पर कुठाराघात किया है हमारे माननीय निशंक जी ने। और मैं इस रूप में देखता हूं कि माननीय निशंक जी जो हैं वो मानवतावादी, राष्ट्रवादी लेखक हैं, कविता में भी और अपने गद्य में भी। हर जगह वो राष्ट्रवाद को फैलाना चाहते हैं और अपनी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति के वाहक हैं, संस्कृति के उन्नायक हैं, संस्कृति के गायक हैं, और इसलिए उनकी कहानियों में आप निराशावाद नहीं देखेंगे, वितंडावाद आप नहीं देखेंगे। विसंगतियां हैं, विडंबनाएं हैं, लेकिन उन विसंगतियों विडंबनाओं को उभार कर वो समाज को परिष्कृत करना चाहते हैं। ये बड़ी बात है। समाज परिष्कृत हो, समाज समुन्नत हो,
परिवार में दुख न हो, क्लेश न हो, कहीं कोई, अब कल्पना कीजिए बसंतो अपाहिज पति की सेवा करती है, अपाहिज पति है उसका, लेकिन वो अपने ऐसा नहीं को छोड़कर चली नहीं जाती। मैं जो स्त्री विमर्श वाले आज के जो विमर्शकार हैं वो तो उसको कहेंगे कि नहीं छोड़ दो, उस अपाहिज के साथ क्यों रहना, लेकिन हमारे पोखरियाल जी ऐसा नहीं करवाते हैं अपने पात्रों से। और मैं तो ये कहूंगा कि शक्तिशील और सौंदर्य, ये तुलसी के यहाँ देखा था रामचंद्र शुक्ल ने, शक्तिशील और सौंदर्य, पोखरियाल जी की कहानियों में भी आप इन तत्वों को पाएंगे, शक्ति भी पाएंगे, शील और सौंदर्य भी पाएंगे। सौंदर्य में ज्यादा मैं इसकी व्याख्या नहीं करके मैं सौंदर्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सौंदर्य में भी कर्म सौंदर्य, कर्म सौंदर्य। अभी कहानी रद्दी वाली की चर्चा हुई थी, हमारे आनंद जी ने भी की थी, हमारे गुरुदेव ने भी की थी, रद्दी वाला। आप देखिए उसमें कर्म सौंदर्य है कि नहीं है। वो बेटा आईएएस हो जाता है, लेकिन बेटे के आईएएस हो जाने के बाद भी वह अपना रद्दी बेचने का काम नहीं छोड़ता है, यह कर्म सौंदर्य है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पोखरियाल जी चाहते हैं कि हर पात्र जीवन में संघर्ष करे, कर्म करे, वो कर्म से भागे नहीं, कर्म पथ से विरत न हो। और आप पूरी इस संग्रह की सभी कहानियों को पढ़ेंगे, मैंने जो अनुभव किया है उसमें वो यही है कि हर पात्र कार्य करता है, भले ही वो ठेले पर काम करता है। वक्त की ठोकर आप कहानी ले लीजिए, उसका जो पात्र राम प्रसाद है, अपाहिज है एक पैर से, और वो घर से निष्कासित है, लेकिन जाकर के काम करता है, ठेला लगाता है, और ठेले को चोट मार देता है घनश्याम नाम का व्यक्ति। बाद में वो अपने यहाँ काम पर रख लेता है, मैनेजर बना देता है, अच्छे पद पर रख लेता है। लेकिन उसी का भाई जो सुरेश है, वह सुरेश जाकर के उसी के यहाँ आश्रय पाता है जिस सुरेश की पत्नी ने उसको निष्कासित किया था। तो ये जीवन मूल्यों के भी कथाकार हैं। जी थोड़ा संक्षेप कर लीजिए, अब ममता जी हाँ जी सुनेंगे हम। हाँ जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे माननीय पोखरियाल जी की जो कहानियां हैं वो जीवन से जुड़ी हुई कहानियां हैं, जीवन संघर्ष से जुड़ी हुई कहानियां हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली कहानियां हैं, आशावादिता की कहानियां हैं। और वह जिंदगी इसी अर्थ में इस शीर्षक को सार्थक करती है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर, धन्यवाद 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 डॉक्टर साहब, आपने सही कहा। निशंक जी जिजीविका के कथाकार हैं और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर चलते हैं, और उनका समस्त साहित्य जीवन को जीने की प्रेरणा देता है। एक बात और आपने कही कि वो राष्ट्रवादी हैं, सचमुच में डॉक्टर निशंक राष्ट्रवादी हैं। उनकी रचना संसार से परिचित होकर कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी संस्कृति से, अपने समाज से और अपने राष्ट्र से प्रेम जरूर कर बैठेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज की संगोष्ठी की अध्यक्षा परम आदरणीय ममता कालिया जी। मैम, आप जानी मानी साहित्यकार हैं, आपका नाम बहुत बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। 200 से भी अधिक कहानियां आपने जो है ऐसी लिखी है जो साहित्य जगत में बहुत ज्यादा चर्चित है, और जो 2 खंडों में ममता कालिया की कहानियों के नाम से प्रकाशित है। वर्तमान में आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका हिंदी की संपादिका भी है। आपकी कुछ रचनाएं मैंने यहाँ विशेष जो उल्लेखनीय है आपकी, एक दिन अचानक, अपत्नी दौड़, मेला, परदेसी पीठ और दुखम सुखम बहुत ही चर्चित रचनाएं हैं। और सम्मानों की बात मैं करूं तो आपको व्यास सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, यशपाल स्मृति सम्मान, सावित्रीबाई फुले स्मृति सम्मान, हाँ जी, लम्ही सम्मान और सीता पुरस्कार आदि सम्मानों से नवाजा जा चुका है। और परिचय तो बहुत लंबा है, लेकिन समय की सीमा को देखते हुए अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने अध्यक्ष भाषण के रूप में हमें अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय ममता जी। धन्यवाद जसपाली जी, बहुत अच्छा लगा। ये बड़ा अच्छा सत्र हुआ आज, जिसमें योगेंद्र शर्मा जी, अरुण, व्यासमणि त्रिपाठी जी, आनंद सिंह और जसपाली जी तो है ही। आप सब ने बहुत अच्छी तरह से इस कहानी संग्रह को खंगाल लिया है। पूरी किताब को आपने हृदयंगम किया
और यही शायद इस किताब का उद्देश्य भी रहा है। प्रभात प्रकाशन ने ये बहुत अच्छा निर्णय लिया, इस पुस्तक को जो शीर्षक दिया है, जिस कहानी का ये शीर्षक लिया गया है, वाह जिंदगी, ये मुझे लगातार एक पत्रिका की याद दिला रहा है, आहा जिंदगी। और देखिए होता क्या है कि आज का समय जो कोरोना का समय है, उसमें इतना अंधेरा भर गया है कि हमें रोशनी वाली चीजें चाहिए। साहित्य में भी रोशनी चाहिए, हमें विचार में भी रोशनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस पुस्तक का सबसे बड़ा योगदान ये है कि ये हमें निराशा से आशा की ओर ले जाती है। और यही बात आप सब विद्वानों ने रेखांकित की है कि निशंक जी, जिन्होंने जीवन में काफी कठिनाइयां देखी, ऐसा लगता है इन कहानियों को पढ़कर ये लगता है कि एक आदमी जो पहले गांव में पैदा होता है, फिर शिक्षा किसी तरह पाता है और फिर पहाड़ से उतरता है। पहाड़ से उतरने वाले हर आदमी के पास लालटेन नहीं होती। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अंधेरे में हाथ पांव मारते हैं, उन्हें अपनी राह खुद बनानी होती है। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही व्यासमणि जी ने कि विमर्शों में ये कहानियां नहीं फंसाती हमको। मतलब विमर्शों का जो एक व्यू है, चक्र व्यू है, उसको तोड़ती है ये कहानियां। आज हो ये गया है समस्त साहित्य में कि विमर्श और विवाद दोनों ने इतना ज्यादा ऊंचा स्थान ले लिया है कि हम कहानी के पेज खोलते रह जाते हैं। तो हम मैकेनिक है कि हम पाठक हैं? बहुत बड़ी बात है। और होता यह है कि कहानियां धरी रह जाती हैं, उसका कथानक गौण हो जाता है और उसका शिल्प जो है इतना प्रधान हो जाता है कि हम लोग पेज खोलते रह जाते हैं कहानी के। तो मुझे ये लगता है कि विमर्शवादी कहानियों से हटकर और विवादवादी कहानियों से हटकर ये कहानियां पढ़ते हुए मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि ये रेडियो के लिखी हुई कहानियां हैं। रेडियो का एक स्लोगन है, बहुजन सुखाए बहुजन हिताए। ये कहानियां अंत में आपको जीने की प्रेरणा देती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन कहानियों में भले ही हमें बहुत ज्यादा साहित्य का कलावाद नहीं मिलता, हमें इसमें शिल्प के चमत्कार नहीं मिलते, लेकिन सीधे साधे ढंग से ये कहानियां कही गई हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हर कहानी में कोई चमत्कारी संयोग होता है, इनमें दुर्योग भी हैं। सब अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। कहीं पता चला भाई ने भाई को बेदखल कर दिया, कहीं पता चला कि किसी लड़की ने अपने पति को पहचानने से इनकार कर दिया। इस तरह की भी इसमें घटनाएं हैं, लेकिन अंततः हर कहानी हमको जीने की प्रेरणा देती है। जैसे कि पहली ही कहानी वाह जिंदगी, उसमें कितना अच्छा लगता है कि आपके जीवन में कोई ना कोई दिलचस्पी होनी चाहिए। अगर आपके पास दिलचस्पी नहीं है तो आप जीने योग्य नहीं है। और ऐसा नहीं है कि एक ही किताब है। निशंक जी की मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उनकी हर किताब के अंदर एक संदेश होता है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हो रही है कि राजनीति में होते हुए भी वे साहित्य से विमुख नहीं हुए हैं। क्योंकि राजनीति हो या कोई भी पेशा, कोई भी प्रोफेशन हो, जो सबसे पहले सोच विचार और सृजन की बलि ले लेता है। आप वो नहीं रहते जो कि आप मौलिक रूप से थे। यहाँ निशंक जी हमें लगातार एक लेखक के रूप में संबोधित है। और वो अपनी समस्त कहानियों में एक सीधे साधे लेखक बने रहते हैं। वो ऐसा नहीं दिखाते कि एक मंत्री अचानक आया और उसने आपकी जिंदगी बदल दी। नहीं, वो जानते हैं कि जिंदगी इतनी आसानी से नहीं बदली जाती।
इसलिए वो छोटे छोटे विकल्प लेते हैं। बिल्कुल। किसी किसी कहानी में एक चमत्कार आता है कि भैया गाड़ी वाला है, जैसे ठोकर लगी थी तो उसने पुनर्वास कर दिया उस पात्र का, लेकिन ऐसा बहुत कम है। अक्सर वो चरित्र अपनी फटेहाल जिंदगी में से कोई विकल्प निकालते हैं जीने का। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बेवजह का नायकत्व उन्होंने पात्रों को नहीं दिया है, जिसका कि बहुत खतरा, क्योंकि जब आप एक महत्वपूर्ण पद पर काम करते हैं, जब आप एक महत्वपूर्ण पद पर काम करते हैं, अरे मन्नू यहाँ हो यार, किसी का फोन आया। ये मन्नू गायब हो गई आवाज। नहीं, आपकी आवाज आ रही है दीदी। हाँ नहीं, वो बीच में फोन आ जाते हैं लोगों के। हाँ हाँ हाँ, मुझे आता नहीं, म्यूट व्यूट करना नहीं आता मुझे। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि मुझे इन कहानियों की विश्वसनीयता बहुत अच्छी लगी। ये सभी कहानियां, ये कोई चमत्कार करने की कोशिश नहीं करती, ये कहानियां कोई परिष्कार करने की कोशिश नहीं करती। ये जो टूटी फूटी जिंदगी है उसी में से जीने के विकल्प निकालती हैं। बिल्कुल। इस मामले में निशंक जी बहुत बधाई के पात्र हैं, और उन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी हैं कि इतना कौशल तो उनके पास है, इतनी कला तो उनके पास है कि वो कहानियों में एक नेगेटिव स्थिति को पॉजिटिव बना देते हैं। और इतना मुझे लगता है कि कौशल हम सबको सीखना चाहिए और हमारे अंदर, क्योंकि हम ऐसा नहीं। मन्नू इधर आओ यार। एक गिलास मन्नू, तुम कहाँ चले जाते हो, वो गायब हो जाता है जी। मैं ये मानती हूँ कि ये एक सामान्य बुद्धि का ये स्वरूप होना चाहिए कि हम जो जिंदगी है उसी में से अपने ऑल्टरनेटिव ढूंढे, अपने विकल्प ढूंढे। तो उसके बिना तो आप जी नहीं सकते। और रद्दी वाला कितनी प्यारी कहानी है, मुझे लगा उसकी तो अगर फिल्म बनेगी तो कितनी प्यारी फिल्म बनेगी उसकी, कितनी पॉजिटिव कहानी है। और वाकई में ऐसी है कि जिससे मुझे एक बात याद आई कि एक लतीफा चला करता था कांग्रेस के जमाने में कि जैल सिंह ने कहा राधा कृष्णन जी से कि जब मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो आपसे ज्यादा तनख्वाह पाऊंगा। तो उन्होंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा ऐसा, मैं थोड़ी बढ़ेगिरी भी तो करूंगा। वो पेशे से बड़े ही थे, तो उन्होंने कहा थोड़ी बढ़ेगिरी से भी तो कमाऊंगा मैं। तो वो रद्दी वाला जो है वो अपना काम नहीं छोड़ता। और ये एक जो कर्मठता का जो संदेश है, ये अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव बात है, सकारात्मक बात है। और इतना अगर संदेश हम ग्रहण कर सकें तो मैं समझती हूँ ये वाह जिंदगी किताब की सार्थकता बनती है। निशंक जी को बधाई देती हूँ, और आप सब, आनंद सिंह, राजमणि त्रिपाठी जी, योगेंद्र शर्मा जी, जसपाली जी और ये स्याही बुक्स वाले, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझे खुशी है कि आज आप सबसे इसी बहाने मुलाकात हो गई। नमस्कार। बहुत अभिनंदन आपका ममता जी, बहुत अभिनंदन आपका। और सच मानिए इस रद्दी वाली कहानी का, रद्दी वाले का मंचन हो चुका है देहरादून में। एक नाट्य संस्था ने इसका मंचन किया था। ऐसे अच्छा। तो आपकी बात हम मान रहे हैं, कोई ना कोई सीरियल बनेगा जिसमें इस पर फिल्म भी बनाएंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आज आपको देखकर बड़ा खुश हो रहा हूँ मैं। 10 साल हो गए जब रविंद्र जी को और आपको दोनों को जहाज से लेके जापान तक मैंने देखा था, आपके साथ बैठ के गया था मैं, अजय जी, आप और रविंद्र जी। अजय गुप्ता जी, ICCR की तरफ से हम लोग थे। हाँ, याद आ गया मुझे। जापान कितना खूबसूरत था, कितना खूबसूरत था। आपसे ज्यादा नहीं है। थैंक यू। आपसे ज्यादा नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। दिल्ली आऊंगा तो मैं मिलूंगा आपसे। जरूर जरूर। जसपाली, आप अपना काम करें बेटी। श्रीमती ममता कालिया जी का बहुत बहुत आभार। मैम, आपने संगोष्ठी के अंत में डॉक्टर निशंक जी की कहानियों का निचोड़ प्रस्तुत कर दिया है कि उनकी सारी कहानियां निराशा से
आशा की ओर हमें ले जाती है, जो कि बिल्कुल सच है। कार्यक्रम का समापन करते हुए मैं एक बात अपनी ओर से कहना चाहूंगी कि डॉक्टर निशंक उन साहित्यकारों में से एक है जिन्होंने बचपन में अनेक दुखों और संघर्षों को झेला है और अनेक बाधाओं का सामना करते हुए अपनी पहचान बनाई। सुविधाओं के अभाव में वो निरंतर अपनी पढ़ाई जारी उन्होंने रखी और इस तरह से उन्होंने अपने रचना संसार में प्रवेश किया। इसीलिए जब भी हम देखते हैं कि उनका संपूर्ण साहित्य जो है उसमें पिछड़े और गरीब तबके की जो पीड़ा है वो सामने आती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कार्यक्रम का समापन के लिए अनिरुद्ध जी को आमंत्रित करती हूँ, और अनिरुद्ध जी नहीं है तो ऑनलाइन चाय का आमंत्रण मैं दे देती हूँ। अनिरुद्ध कहीं नहीं जा सकते। मेरी तरफ से ऑनलाइन चाय का आमंत्रण भी है। अनिरुद्ध जी आप समापन करें। स्याही ब्लू के क्या कहते हैं उसको, सहयोग से चलने वाले इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं सत्यभान जी और मैं खुद, तकनीकी रूप से हमारे साथ जुड़े रहते हैं अंकित मौर्य जी, और वो बहुत मेहनत करते हैं। आज लेआउट डिजाइन उन्होंने किया और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चर्चा परिचर्चा जो है निरंतर जारी रहेगी। पिछले कार्यक्रम की जब शुरुआत हुई थी तो बसंतोत्सव था और वो मंगलवार था। कार्यक्रम का नाम रविवारीय पुस्तक वार्ता था, लेकिन हमने बार बार कहा था कि रविवारीय पुस्तक वार्ता है और इसके लिए हम सत्यभान जी के भी आभारी हैं, बाकी सभी लोगों के आभारी है। ये कार्यक्रम निरंतर जो है इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। आने वाले दिनों में हम लगातार जो है आपके साथ बने रहेंगे। स्याही ब्लू जो बुक्स हैं वो भी सहयोग करते रहेंगे और बेचैन कांडियाल सर जुड़े हुए हैं, तो अगर वो कुछ शब्द कहना चाह रहे हैं बेचैन कांडियाल सर। वो बेचैन कर देंगे आपको, बता रहा हूं मैं। हाँ सर, हम तो चाहते हैं कि रचनाओं में जो बेचैनी है वो सब लोगों के बीच में जाए और बेचैन सर दो शब्द कहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, डॉक्टर कंडियाल जी को बोलना पड़ेगा। बेचैन कंडियाल जी को, डॉक्टर कंडियाल जी को बोलना होगा। डॉक्टर कंडियाल जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। आप पटल पर उपस्थित तो है ही, तो प्लीज आप भी दो शब्द जरूर कहें। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। परमादरणीय दीदी ममता दीदी जी को और मेरे परम आदरणीय गुरुदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबने बोला, मैं आपका सिर्फ आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी दीदी ममता जी ने बहुत अच्छी समीक्षा की है। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं, सब आप लोगों को सुन रहा था केवल। और इस श्रृंखला को शुरू करने अनिरुद्ध जी और सत्यम जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी सुंदर आप लोगों ने समीक्षा की, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का, और बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। कंडियाल साहब अगली बार आप मुख्य वक्ता रहेंगे हमारे, सोच लीजिए। जी फिर जिंदगी के कुछ हिस्सों को घेरते हुए फिर जो है अगली परिक्रमा करेंगे और फिर जो है रमेश पोखरियाल जी की कोई और कहानी संग्रह पर चर्चा करेंगे। और ये रविवार पुस्तक आप चाहे तो घोषणा कर दीजिए। आज नहीं कह पाए क्योंकि हमारी एक मेहमान थी जो अंतरराष्ट्रीय बनाती उस कार्यक्रम को वो जुड़ नहीं सकती, उनकी तबियत खराब होने की वजह से, और इस कारण ये राष्ट्रीय पुस्तक वार्ता हो गई। और रविवारीय वार्ता के नाम से चलने वाले इस कार्यक्रम में हम आपसे फिर अगले रविवार मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी को विदा लेता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और अगली बार जो कार्यक्रम करेंगे, आज हम 14 मिनट की देरी से चल रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि 4 से 5 के बीच में ही जो है हम अपने कार्यक्रम को समेट ले। धन्यवाद जिसपाली मैम, धन्यवाद व्यासमणि त्रिपाठी सर, डॉक्टर बेचैन सर, आनंद बुक्स, योगेंद्र शर्मा, अरुण जी, गुरु जी को भी बहुत धन्यवाद। और फिर उनका आशीर्वचन लेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। स्याही ब्लू बुक्स जो है आप सबका धन्यवाद करता है और खास तौर पर स्याही ब्लू बुक्स जो है हर रविवार को करना होता है, ममता कालिया मैम का धन्यवाद करता है। और
फिर अगली चर्चा होगी तो आप सबको जरूर आमंत्रित करेंगे और कभी वक्ता कभी श्रोता के रूप में आप जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।